दोस्तों सोचो, एक अजीब सिचुएशन। एक तरफ दुनिया का पावरफुल देश अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, जिसको अक्सर सैंक्शंस और इकोनॉमिक क्राइसिस का प्रेशर झेलना पड़ता है। लेकिन सवाल है, अमेरिका इतना ही पावरफुल है तो फिर आज गल्फ कंट्रीज में यूएस के मिलिट्री बेस पर ईरान के सस्ते ड्रोन्स कैसे तबाही मचा रहा है और क्या अमेरिका इस वार को कंट्रोल कर पाएगा? आज की इस वीडियो में इसी चीज के बारे में समझेंगे। 28 फरवरी मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में एक ऐसा दिन जो फ्यूचर में हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक लॉन्च करता है। टारगेट बताया गया था ईरान के लीडरशिप कंपाउंड तेहरान में, और इसी अटैक में ईरान का सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार दिया जाता है। इसके बाद अमेरिका और इसराइल को लगा कि अब ईरान का लीडरशिप पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन बाद में जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। ईरान ने अमेरिका और इसराइल से डायरेक्ट वार लड़ने की बजाय ऐसे स्ट्रेटेजी को अपनाया जो हर दिन अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स नुकसान हो रहा है। ईरान ने एक चीज को अच्छी तरीके से समझ ली थी, अमेरिका को युद्ध में हराना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका को फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक प्रेशर में डालना आसान है। इसीलिए ये युद्ध में ईरान ने यूज किया था अपना डेंजरस वेपन शाहिद ड्रोन्स, स्पेशली शाहिद 136। ये एक कामाकाजी ड्रोन है और इसका काम सिर्फ एक ही है, टारगेट को हिट करो और खुद एक्सप्लोड हो जाओ। और इस ड्रोन का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका प्राइस। सिर्फ $20,000 से $30,000 में ये ड्रोन पूरी बन के तैयार हो जाती है। लेकिन जब अमेरिका इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करता है तो वो यूज करता है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट है लगभग $4 मिलियन। सोचो, एक तरफ $20,000 की ड्रोन और दूसरी तरफ $4 मिलियन की मिसाइल। ईरान का भी एक ड्रोन को अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लॉन्च नहीं करता, वो 100 ऑफ ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च करता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, एयर डिफेंस सिस्टम के पास लिमिटेड इंटरसेप्टर मिसाइल्स होते हैं, और जब 100 ड्रोन्स एक साथ आता है तो एयर डिफेंस सिस्टम खुद कंफ्यूज हो जाता है। ईरान ने अब तक 1300 ड्रोन्स लॉन्च किया, जिनमें से अराउंड 1000 ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो चुके हैं। दोस्तों जरा कैलकुलेशन कीजिए कि 1000 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को कितना खर्चा करना पड़ा। $4 मिलियन इंटू 1000, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने फूंक दिया। यानी ईरान का रियल गेम प्लान यही था, डायरेक्ट वार नहीं, इकोनॉमिक वार। ईरान ने सिर्फ इसराइल और अमेरिका को टारगेट नहीं किया, उसने टारगेट किया गल्फ रीजन में मौजूद अमेरिकन इंस्टॉलेशन को। सऊदी अरबिया, दुबई, बहरीन, क्वातार, यूएई, इन सभी जगह पर यूएस मिलिट्री बेसेस मौजूद है। बहरीन में तो यूएस नेवी का हेडक्वार्टर्स भी है। ईरान ने ड्रोन के जरिए वहां पर भी अटैक करने का कोशिश किया। सऊदी अरबिया में अमेरिकन एम्बेसी और यूएसए इंटेलिजेंस फैसिलिटी पर भी अटैक हुआ। सोचो गल्फ कंट्रीज की सिचुएशन, उसकी इकोनॉमी टूरिज्म और ग्लोबल बिजनेस पर डिपेंड करती है। अगर दुबई जैसे सेफ सिटीज पर ड्रोन गिरने लगे तो इन्वेस्टर और टूरिस्ट दोनों ही डर जाएंगे, और फिर सब गल्फ कंट्रीज ने मिलकर अमेरिका पर प्रेशर डालेगी, या तो वार खत्म करो या फिर हमारी सिक्योरिटी गारंटी दो। इस वार का एक शॉकिंग एंगल भी सामने आता है। ईरान ने अटैक किया अमेज़न का डेटा सेंटर पर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान के लीडरशिप को टारगेट करने के लिए अमेज़न का क्लाउड बेस्ड एआई सिस्टम को यूज किया था। तो ईरान ने इसी डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू किया। अगर अमेज़न का डेटा सेंटर को हिट किया जाए तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया भर की कंपनीज इम्पैक्ट होंगी, और बाद में सारी कंपनीज मिलकर अमेरिका पर प्रेशर डालेगी। दोस्तों इस वार में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा नहीं है। अमेरिका के पास पैसा तो बहुत है, प्रॉब्लम है इंटरसेप्टर मिसाइल की सप्लाई में। मिसाइल्स को बनाने में टाइम लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के स्टॉकपाइल में से मिसाइल्स मंगाया जा रहा है, मतलब एक वार का इम्पैक्ट दूसरी वार में भी पड़ रहा है। ईरान के पास दूसरी सबसे डेंजरस वेपन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चेक पॉइंट है और दुनिया का लगभग 20% ऑयल
इसी रूट से गुजरता है और इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का कंट्रोल अब पूरा ईरान का हाथ में है और अब ईरान इसको बंद करके रखा है। यूएई, दुबई, सऊदी अरबिया का ऑयल इसी रूट से बाहर का देशों में सप्लाई होता है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मज बंद रहा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगी। दोस्तों, अब सिचुएशन ये हो गई है कि वार तो शुरू हो चुकी है, ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है और ईरान के लीडरशिप को खत्म करके ये वार रुकना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईरान के मिलिट्री में एक सिस्टम लागू है। ईरान का ये मिलिट्री सिस्टम 2007 में मेजर जनरल अली जफारी ने इंट्रोड्यूस किया, जब उन्होंने 2003 में इराक का डाउनफॉल देखा था। कैसे अमेरिका ने इराक का लीडर सद्दाम हुसैन को स्ट्राइक करके पूरे इराक को कोलैप्स कर दिया था। इसी से सबक लेते हुए उन्होंने आईआरजीसी को 31 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया और हर प्रोविंशियल कमांडर को ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दे दी। इसके मतलब ये है कि रीजनल कमांडर के पास ड्रोन्स, मिसाइल, गार्ड्स और लॉजिस्टिक सिस्टम होती है। अगर तेहरान पर अटैक हो जाए और सेंट्रल लीडरशिप पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए या सेंट्रल लीडरशिप से कम्युनिकेशन कट जाए, तब भी ये कमांडर्स अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है और मिसाइल्स या ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है। अब सिचुएशन ये है कि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर अली खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी को चूज कर लिया, जो वार के शुरुआत में एयर स्ट्राइक में इंजर्ड हो गए थे। एनालिस्ट को मानना है कि ये न्यू लीडरशिप के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो गए हैं, क्योंकि इजराइल स्ट्राइक में उनका खास फैमिली मेंबर्स भी मारे गए। इसीलिए ईरान की स्ट्रेटेजी अब कोई सीजफायर नहीं है और इधर अमेरिका का कहना है कि जब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक ये वार कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दूसरी कोई एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।